कल्पना कीजिए एक हाई स्कूल का मैदान है, हवा में तेजी से घूमता हुआ एक बेसबॉल बैट आता है और अचानक बस सब कुछ अंधेरा। ओह, ये सुन के ही काफी डर लगता है। है ना? मतलब एक युवा खिलाड़ी की नाक टूट चुकी है, खोपड़ी में हड्डियां दरक गई हैं, आंखों के सॉकेट तक हिल चुके हैं और वो तेजी से कोमा में जा रहा है। सच कहूं तो जब हम जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में ऐसी ही किसी बड़ी या दर्दनाक घटना की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और ये बहुत आम इंसानी फितरत है कि हम मान बैठते हैं कि इतनी भयानक दुर्घटना के बाद जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए भी किसी बहुत बड़े या एकदम चमत्कारी प्रयास की जरूरत होगी। सही कहा। हम जब भी खुद में कोई सुधार करना चाहते हैं तो हमेशा एक मेगा शिफ्ट की तलाश में रहते हैं। हाँ, तो आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी इसी विषय को गहराई से समझना है। हमारे पास जो स्रोत नोट्स हैं, विशेष रूप से जेम्स क्लियर की रिसर्च, वो आदतों के विज्ञान को डिकोड करती है। और ये साइंस इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है कि बड़े बदलाव के लिए बड़ा कदम चाहिए। असल में चमत्कार उन अत्यंत छोटे, लगभग 1% वाले उन अदृश्य कदमों से होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत उस बेसबॉल वाली घटना से करना सबसे सटीक रहेगा, क्योंकि आपको पता यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि खुद लेखक जेम्स क्लियर की है। अरे हाँ, वो भयानक एक्सीडेंट। हाँ, महीनों का दर्दनाक रिहैब चला था उनका। जब वो मैदान पर लौटे तो शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम टूट चुके थे। उनके पास मतलब रातों रात कोई बड़ा बदलाव करने की क्षमता बची ही नहीं थी। और मजेदार बात यह है कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। मतलब जब शरीर एक साथ 10 कदम चलने से इनकार कर दे तो इंसान का पूरा फोकस सिर्फ 1 इंच आगे खिसकने पर आ जाता है। बिल्कुल। क्लियर ने कॉलेज में बिल्कुल यही किया। उन्होंने कोई बहुत विशाल लक्ष्य तय नहीं किए, बस रात को जल्दी सोने की एक छोटी सी आदत डाली, कमरे को साफ रखना शुरू किया और बहुत हल्की वेट लिफ्टिंग की। तो ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ठोस वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स यानी मामूली फायदों का संग्रह कहा जाता है। इस सिद्धांत का सबसे क्लासिक और दिलचस्प उदाहरण मुझे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का लगता है। ओहो, वो कहानी तो कमाल की है ना? मतलब टीम का इतिहास इतना खराब था कि 100 सालों से उनका प्रदर्शन एकदम निराशाजनक था। यहाँ तक कि यूरोप की एक मशहूर साइकिल कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिलें बेचने से भी मना कर दिया था। हाँ, उन्हें डर था कि उनके ब्रांड की बदनामी ना हो जाए। लेकिन फिर वहाँ एंट्री होती है नए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड की। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई क्रांतिकारी ट्रेनिंग तकनीक नहीं अपनाई। उनकी फिलॉसफी बहुत सीधी थी। साइकिल चलाने से जुड़ी हर एक चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और हर हिस्से में सिर्फ 1% का सुधार करो। और उनके वो सुधार कितने बारीक थे। मतलब उन्होंने साइकिल के सीट का डिजाइन बदला ताकि वो ज्यादा आरामदायक हो, टायरों पर अल्कोहल रगड़ना शुरू किया ताकि सड़क पर ग्रिप बेहतर मिले। हाँ, बिल्कुल। बात सिर्फ ग्रिप तक नहीं रुकी थी। उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से सफेद रंग से पेंट करवा दिया ताकि धूल के छोटे कण भी आसानी से दिख जाएं। धूल के कण से क्या होता? क्योंकि वो धूल साइकिल के गियर की परफॉर्मेंस को जरा सा भी मामूली सा कम कर सकती थी। खिलाड़ियों के गद्दे बदले गए और उन्हें हाथ धोने का सही तरीका तक सिखाया गया ताकि वे बीमार ना पड़े। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप इन सभी 1% सुधारों को एक साथ मिलाते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। बीजिंग और लंदन ओलंपिक में उस टीम ने जो इतिहास रचा वो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। मैं इसे हमेशा मैथमेटिक्स के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह देखता हूँ। अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाता है तो साल के अंत में वह लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है। वो क्या? जब हम ये 1% वाले सुधार शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों या हफ्तों में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। साइंस में इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी संभावनाओं का पठार कहते हैं। ये पठार वाली बात सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर कोई 1 हफ्ते तक जिम जाता है और फिर शीशे में देखता है तो उसे 1 ग्राम का भी फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो क्या उस 1 हफ्ते की मेहनत जीरो हो गई? नहीं, इसे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक कमरे का तापमान 25 डिग्री है
और टेबल पर बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। ठीक है। कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, 26, 27, 28, 29 डिग्री। बर्फ में कोई बदलाव नहीं आता। 30 और 31 डिग्री तक भी बर्फ वैसी की वैसी दिखती है। तो देखने वाले को तो यही लगेगा कि यार तापमान बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। एकदम सही। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। 31 से 32 डिग्री के बीच का वो जो 1 डिग्री का बदलाव था, वो कोई जादुई बदलाव नहीं था। वो पिछले सभी बदलावों का संचित परिणाम था। काम हो रहा था, ऊर्जा जमा हो रही थी, बस वो सतह पर दिखाई नहीं दे रही थी। और लोग अक्सर इसी 31 डिग्री वाले पड़ाव पर आकर हार मान लेते हैं। ये सोच कर कि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती, वो बस स्टोर हो रही होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है। हम अक्सर सुनते हैं कि सफल होने के लिए ना बड़े और स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। हाँ, गोल सेटिंग। हाँ, अगर ये 1% का सिस्टम इतना ही कारगर है, तो लोग लक्ष्य तय करने पर इतना जोर क्यों देते हैं? मतलब बिना किसी बड़ी चैंपियनशिप को जीतने का लक्ष्य बनाए कोई भला कैसे जीत सकता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। लेकिन अगर हम डेटा और पैटर्न्स को गहराई से देखें, तो एक दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। ओलंपिक में दौड़ने वाले हर एथलीट का लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना ही होता है। ये तो है। जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एकदम समान होते हैं। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब हम हमेशा सिर्फ विजेताओं का इंटरव्यू लेते हैं और उनसे उनके लक्ष्य के बारे में पूछते हैं। हाँ, हम कभी उस एथलीट से नहीं पूछते जो 8वें नंबर पर आया है, जबकि उसका लक्ष्य भी बिल्कुल वही था, गोल्ड मेडल जीतना। सटीक विश्लेषण। इसका मतलब है कि लक्ष्य ने विजेता को विजेता नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया? लक्ष्य केवल एक दिशा देते हैं। असली प्रगति उस व्यवस्था या सिस्टम से आती है जिसका रोजाना पालन किया जाता है। लक्ष्य एक आउटकम है, लेकिन व्यवस्था वो प्रोसेस है। इसे समझने के लिए हमें बदलाव की 3 परतों को देखना होगा। सबसे बाहरी परत है परिणाम यानी आउटकम, जैसे वजन कम करना। ठीक है। बीच की परत है प्रक्रिया, जैसे रोज जिम जाना। और सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण परत है पहचान यानी आइडेंटिटी। पहचान मतलब मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ? एकदम सही। जब तक हमारी पहचान नहीं बदलती, तब तक कोई भी आदत लंबे समय तक नहीं टिकती। सिगरेट छोड़ने वाले 2 लोगों का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। अच्छा, कैसे? जब पहले व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है, तो वो कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में तो ये काफी मोटिवेटेड लग रहा है। लेकिन गहराई में देखिए, वो व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। ओहो, शब्दों का ये छोटा सा हेरफेर तो पूरा गेम ही बदल देता है ना? मैं सिगरेट नहीं पीता, इसका मतलब है कि उसने अपनी पहचान ही शिफ्ट कर दी है। सिगरेट पीना उसके अतीत का हिस्सा था, वर्तमान का नहीं। बिल्कुल। और पहचान का ये बदलाव कैसे काम करता है, इसे ब्रायन क्लार्क की कहानी से समझा जा सकता है। उन्हें ना बचपन से ही अपने नाखून चबाने की बुरी आदत थी। कई लोगों को होती है। हाँ, उन्होंने विल पावर के दम पे बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उनका मैनिक्योर करवा दिया। अच्छा, और फिर क्या हुआ? उस मैनिक्योर ने उनके लिए वो कर दिया जो सालों की इच्छा शक्ति नहीं कर पाई। जब ब्रायन ने पहली बार देखा कि उनके नाखून अच्छे और स्वस्थ दिख सकते हैं, तो उन्हें अपने नाखूनों पर एक तरह का गर्व महसूस हुआ। गर्व महसूस हुआ। हाँ, और उसी दिन के बाद से उन्होंने कभी नाखून नहीं चबाए। असली बदलाव तब हुआ जब सुंदर नाखून उनकी नई पहचान का हिस्सा बन गए। क्या बात है! यही कारण है कि हमारा असली लक्ष्य किताब पढ़ने का नहीं, बल्कि रीडर बनने का होना चाहिए। मैराथन दौड़ने का नहीं, रनर बनने का होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये बहुत ही लॉजिकल है। जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप फॉलो करती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें, तो हमारा दिमाग तकनीकी रूप से इन आदतों को रजिस्टर कैसे करता है? इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें 1898 के एक क्लासिक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को देखना होगा। अच्छा, कौन सा प्रयोग? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। बॉक्स से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका था, एक खास लिवर दबाना। शुरुआत में बिल्लियां बॉक्स को खरोचती रहीं।
लेकिन अचानक गलती से उनसे लिवर दब गया और दरवाजा खुल गया। और बाहर उन्हें इनाम के तौर पर खाना मिल गया होगा। बिल्कुल। जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो थॉर्नडाइक ने देखा कि बिल्लियों ने बेकार की हरकतें करना बंद कर दिया और वे सीधे लीवर दबाने लगी। मतलब ये सीख गई। हाँ, इससे ये साबित हुआ कि हमारा दिमाग ट्रायल और एरर के जरिए सीखता है और ऊर्जा बचाने के लिए सफल एक्शंस को ऑटोमेट कर देता है। यही आदत है। तो ये लूप काम कैसे करता है? हर आदत 4 चरणों से गुजरती है: संकेत, ललक, प्रतिसाद और अंत में पुरस्कार। तो अगर हमें कोई अच्छी आदत बनानी है तो हमें इस 4 कदम वाले लूप को हैक करना होगा, जिसका पहला नियम बनता है इसे स्पष्ट बनाएं। बिल्कुल। अगर क्यू या संकेत ही स्पष्ट नहीं है तो दिमाग उस पर रिएक्ट कैसे करेगा? सही बात है। यही वजह है कि मैं इस साल ज्यादा वर्कआउट करूंगी जैसा गोल कभी काम नहीं करता। ये बहुत ही अस्पष्ट है। इसके बजाय हमें इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब अपने दिमाग को एक स्पष्ट कमांड देना। हाँ, जैसे मैं शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट योगा करूंगी। ये स्पष्टता बहुत पावरफुल है। मुझे इस संदर्भ में जापान के रेलवे सिस्टम का वो जो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग वाला उदाहरण है वो बेहद प्रभावशाली लगता है। ओहो, वो तो सजगता का एक बेहतरीन केस स्टडी है ना? वहाँ के ट्रेन ऑपरेटर जो भी एक्शन लेते हैं उस पर अपनी उंगली से इशारा करते हैं और उसे जोर से बोलते हैं, जैसे सिग्नल हरा है या स्पीड 80 है। किसी बाहरी इंसान को यह अजीब लग सकता है, लेकिन इस तकनीक से उन्होंने दुर्घटनाएं 30% और गलतियां 85% तक कम कर दी हैं। वे असल में अपने अचेतन दिमाग की ऑटोमेटिक आदतों को पूरी तरह से चेतन स्तर पर ले आते हैं। और मजे की बात है कि हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड के जरिए। वो कैसे? मान लीजिए आप फ्रिज से जंक फूड निकाल रहे हैं, तो जोर से बोलिए, मैं ये आइसक्रीम खाने जा रही हूँ जिससे मेरा वजन बढ़ेगा और मेरी हेल्थ खराब होगी। ओह, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है, लेकिन जब आप अपनी बुरी आदतों को जोर से बोलते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। आप बस बिना सोचे समझे काम नहीं कर रहे होते। इसी तरह हम अपने वातावरण को भी डिजाइन कर सकते हैं ताकि सही संकेत हमेशा स्पष्ट रहें। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट का वो यूरिनल वाला उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, वो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन था। उन्होंने वहां यूरिनल के ठीक बीचों बीच एक मक्खी का एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया, जिसने दिमाग को एक विजुअल लक्ष्य दे दिया। बिना किसी इंस्ट्रक्शन के बाहर मूत्र गिरने की घटनाएं काफी कम हो गईं और एयरपोर्ट की सफाई का खर्च 8% तक घट गया। ये एनवायरनमेंट डिजाइन की ताकत है। और अगर मुझे सेब खाने की आदत डालनी है तो मैं उन्हें फ्रिज के सबसे निचले डिब्बे में छिपाकर नहीं रखूंगा। मैं उन्हें डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखूंगा, जहां वे मुझे हर वक्त दिखें। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक कैच है। सेब का टेबल पर रखा होना यानी संकेत का स्पष्ट होना काफी नहीं है। अच्छा। अगर आपका दिमाग उस सेब को खाने के लिए प्रेरित ही नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारा दूसरा नियम काम आता है, इसे आकर्षक बनाएं। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। मतलब अच्छी आदतें अक्सर उबाऊ होती हैं। हम ब्रोकली को पिज्जा जितना आकर्षक कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमें सुपरनॉर्मल स्टिमुली को समझना होगा। जीव विज्ञानी निको टिनबर्गन ने सीगल पक्षियों पर एक प्रयोग किया था। सीगल के बच्चों को अपनी माँ की लाल बिंदी वाली चोंच पर चोंच मारने की आदत होती है। ठीक है। टिनबर्गन ने एक नकली चोंच बनाई जिस पर 3 बहुत बड़ी लाल बिंदियां थीं। और पता है क्या हुआ? बच्चों ने उस नकली चोंच पर सामान्य से कई ज्यादा आक्रामकता के साथ चोंच मारना शुरू कर दिया। मतलब उनके दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम था वो पूरी तरह से हैक हो गया था। बिल्कुल। और इंसानों के मामले में फूड इंडस्ट्री भी यही करती है। प्राकृतिक दुनिया में ऐसा कोई भोजन नहीं होता जिसमें नमक, चीनी और फैट तीनों एक साथ भारी मात्रा में हो। हाँ, ये तो है। लेकिन जंक फूड इन तीनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो हमारे दिमाग के लिए सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई का काम करता है। इससे डोपामाइन का लेवल आसमान छूने लगता है। और मजेदार बात यह है कि साइंस बताती है कि डोपामाइन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं बढ़ता, बल्कि इनाम की उम्मीद यानी एंटिसिपेशन में भी बढ़ता है। इसीलिए कभी-कभी वेकेशन की प्लानिंग करना असल वेकेशन से ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। एकदम सही कहा। और इसी डोपामाइन एंटिसिपेशन का उपयोग हम अपनी उबाऊ आदतों को आकर्षक बनाने में कर सकते हैं। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं।
रोनन बोर्नी नाम के उस इंजीनियरिंग छात्र का जुगाड़ इसका परफेक्ट उदाहरण है। हाँ, वो नेटफ्लिक्स वाला। हाँ, वो नेटफ्लिक्स देखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो उसने अपनी स्टेशनरी साइकिल को एक प्रोग्राम के जरिए टीवी से कनेक्ट कर दिया। और अगर उसके पेडल मारने की स्पीड एक तय लिमिट से कम होती तो नेटफ्लिक्स पॉज हो जाता। बिल्कुल। उसने एक उबाऊ काम को एक बेहद आकर्षक काम के साथ बंडल कर दिया। एबीसी नेटवर्क ने भी अपने थर्सडे नाइट शोज के साथ ऐसा ही किया था। हाँ, उन्होंने दर्शकों से कहा कि वे गुरुवार रात को वाइन और पॉपकॉर्न के साथ उनके शो देखें। उन्होंने रिलैक्स करने की इच्छा को शो देखने की आदत के साथ जोड़ दिया। तो टेम्पटेशन बंडलिंग व्यक्तिगत स्तर पर काम करती है, लेकिन आदतों को आकर्षक बनाने का एक और फैक्टर है जो शायद सबसे ज्यादा हावी होता है, हमारा सामाजिक झुंड, या कह लें सोशल इन्फ्लुएंस। इंसान मूल रूप से एक ट्राइबल या कबीलाई जीव है। हम मुख्य रूप से 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं: हमारे करीबी, बड़ा समूह और ताकतवर या सफल लोग। पोलगर बहनों की कहानी इस बात को साबित करती है। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही घर पर शतरंज की ऐसी ट्रेनिंग दी कि उनके लिए शतरंज खेलना कोई टास्क नहीं था, वो उनके परिवार का नॉर्मल था। हाँ। जब एक बहन को रात में सोने के लिए कहा गया तो उसने शतरंज के मोहरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मोहरे मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आपके कल्चर में किसी व्यवहार को सराहा जाता है तो वो अपने आप आकर्षक हो जाता है। अगर हम इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हजारों साल पहले जो इंसान अपने कबीले की बात नहीं मानता था, उसका जंगल में अकेला मारा जाना तय था। ये तो डरावना है। हमारी न्यूरोलॉजी आज भी वैसी ही है। इसीलिए जब हम भीड़ से अलग जाते हैं तो हमें सच में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस महसूस होता है। बिल्कुल। सोलोमन एश का लाइन लंबाई वाला जो प्रसिद्ध प्रयोग है वो यही दिखाता है। जब एक कमरे में बैठे बाकी सभी लोग जानबूझकर एक गलत जवाब दे रहे थे, तो सही जवाब जानने के बावजूद लगभग 75% लोगों ने भीड़ के दबाव में आकर गलत जवाब ही दिया। ओहो, यानी इंसान सही होने से ज्यादा समूह का हिस्सा बने रहना पसंद करता है। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई नई आदत डालनी है तो विल पावर से लड़ने के बजाय हमें बस ऐसे समूह का हिस्सा बन जाना चाहिए जहां वो आदत एक नॉर्मल बात हो। एकदम सटीक निष्कर्ष है ये। चलिए, हमने आदतों को स्पष्ट कर लिया और आकर्षक भी बना लिया, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी है। कई बार हम पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? ये मोशन यानी प्रवृत्त होना और एक्शन यानी कार्यशील होना के बीच का कंफ्यूजन है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की एक फोटोग्राफी क्लास का प्रयोग इसे बहुत अच्छे से समझाता है। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? प्रोफेसर ने क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहले को क्वांटिटी ग्रुप कहा गया, जिनका काम था बस ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें खींचना। ठीक है। दूसरे को क्वालिटी ग्रुप कहा गया, जिन्हें पूरे सेमेस्टर में सिर्फ एकदम परफेक्ट तस्वीर खींचनी थी। तो लॉजिक तो यही कहता है कि क्वालिटी वाले ग्रुप ने सबसे अच्छी तस्वीर खींची होगी, क्योंकि उनके पास सोचने और प्लान करने का पूरा समय था। लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे थे। अरे! सेमेस्टर के अंत में सबसे बेहतरीन तस्वीरें क्वांटिटी ग्रुप से आईं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे लगातार तस्वीरें खींच रहे थे, लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे और सीख रहे थे। वे असल में एक्शन ले रहे थे। और दूसरा ग्रुप? जबकि क्वालिटी वाला ग्रुप सिर्फ परफेक्ट तस्वीर की योजना बनाने में उलझा रहा। वे सिर्फ मोशन में थे। ये बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर मोशन यानी प्लानिंग को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उसमें फेल होने का रिस्क नहीं होता। बिल्कुल। अगर मैं जिम जाने के लिए बेस्ट शूज ऑनलाइन सर्च कर रहा हूं तो ये मोशन है जिसमें मेरा कोई रिजेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन असल में जिम जाकर पसीना बहाना वो एक्शन है जिसमें दर्द और अनकंफर्ट शामिल है। और यही कारण है कि परफेक्ट प्लान के इंतजार में हम एक्शन लेना ही छोड़ देते हैं। ये तो हुई अच्छी आदतों को अपनाने की बात, लेकिन जो आदतें हमें बर्बाद कर रही हैं, जैसे सोशल मीडिया की लत या जंक फूड, उन्हें कैसे तोड़ा जाए? इसका विज्ञान बहुत सीधा है। हमने अच्छी आदतों के लिए जो नियम बनाए के उन्हें बस रिवर्स कर देना है। अगर अच्छी आदत को स्पष्ट बनाना है तो बुरी आदत को अदृश्य बना दीजिए। और इस अदृश्य बनाने वाले नियम का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सबूत वियतनाम युद्ध से लौटने वाले अमेरिकी सैनिकों की रिसर्च में मिलता है। हाँ, ली रॉबिन्स की रिसर्च। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पाया था कि वियतनाम में 20% अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो चुके थे।
पूरी अमेरिकी सरकार दहशत में थी कि जब ये सैनिक घर लौटेंगे तो देश में नशे की एक महामारी फैल जाएगी। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। घर लौटने पर 90% से अधिक सैनिकों की लत बिना किसी बड़े संघर्ष या रिहैब के अपने आप छूट गई। ऐसा कैसे संभव हुआ? क्योंकि उनका पूरा एनवायरनमेंट, उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल चुका था। वियतनाम में युद्ध का तनाव था और नशे करने वाले साथियों का माहौल था। अमेरिका लौटते ही वो सारे सिग्नल्स यानी क्यूज रातों रात गायब हो गए। ट्रिगर्स खत्म तो आदत भी खत्म। इससे यह साबित होता है कि जिसे हम विल पावर या इच्छा शक्ति कहते हैं, वो असल में एक बहुत ही ओवररेटेड और अल्पकालिक रणनीति है। एकदम सही। हम अक्सर मानते हैं कि अनुशासित लोग बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वे लोग बस अपना माहौल ऐसा डिजाइन करते हैं जहां उन्हें लालच या प्रलोभन का सामना ही न करना पड़े। यानी अगर मुझे फोकस करके काम करना है तो मैं फोन को टेबल पर रखकर अपनी इच्छा शक्ति का टेस्ट नहीं लूंगा। मैं बस फोन को दूसरे कमरे में रख दूंगा, उसे अदृश्य कर दूंगा। बिल्कुल। और माइंडसेट के स्तर पर भी हम चीजों को बदल सकते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं, मुझे आज जिम जाना पड़ेगा। हाँ, ये एक बोझ लगता है। इसके बजाय हमें अपने शब्दों को रीफ्रेम करना चाहिए। मुझे आज जिम जाने का अवसर मिल रहा है। एक शब्द का बदलाव, पड़ता है से अवसर मिलता है तक, हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल देता है। ये माइंडसेट शिफ्ट वाकई कमाल का है। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि आदतें कोई एक दिन का मैराथन नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाला लूप है। हाँ। संकेतों को स्पष्ट बनाइए, व्यवहार को आकर्षक बनाइए, काम को आसान बनाइए और परिणामों को संतोषप्रद बनाइए। बुरी आदतों के लिए बस इसे उल्टा कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, उस संभावनाओं के पठार पर धैर्य बनाए रखिए। 1% का सुधार रोज करते जाइए, जब तक कि वो 31 डिग्री का तापमान 32 डिग्री में न बदल जाए। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बड़ा और थोड़ा अलग विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। आज की जो आधुनिक दुनिया है वो जानबूझकर इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो हमारी आदतों और हमारे ध्यान को चुरा सके। हमारी जेब में मौजूद डिवाइस, एप्स, फूड इंडस्ट्री, ये सब सुपरनॉर्मल स्टिमुली के हथियार हैं जो लगातार हमारे डोपामाइन को हैक कर रहे हैं। ये तो अटेंशन इकोनॉमी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है। ऐसे में यदि हमारी आदतें ही हमारी पहचान तय करती हैं और ये शोर शराबे वाली दुनिया हमारी आदतों को कंट्रोल कर रही है, तो अपनी इन छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों पर फिर से नियंत्रण पाना कोई मामूली सेल्फ हेल्प टिप नहीं है। तो ये क्या है? यह अपनी असली पहचान को वापस छीनने का एक विद्रोह है। ये एक एक्ट ऑफ रिबेलियन है। जब आप अपनी छोटी सी आदत खुद चुनते हैं तो आप अपना भविष्य खुद चुनते हैं। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।